डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th के नेक्स्ट क्लास में आपका वेलकम है। पिछले टर्म पर हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में पढ़े थे और इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन पर निकाले थे। तो एक्सियल लाइन पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आपको पता है, E = 1/4πε0 2p/r³। आपको याद भी होगा ये फार्मूला। तो आपने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। आज का आपको जो नेक्स्ट टॉपिक है जो आपको पढ़ना है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है परपेंडिकुलर लाइन। अगर कोई डायपोल हमारा पास है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द परपेंडिकुलर लाइन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। तो ध्यान दीजिएगा, आज हमारा कॉन्सेप्ट ये है। तो हमारे पास एक चार्ज है, -q और एक है +q। इन दोनों चार्जेस के कॉम्बिनेशन से डायपोल बनता है। ये एक 2a डिस्टेंस पर है, ये आपको बताया गया था। ये डायपोल है। इससे इसकी जो परपेंडिकुलर लाइन है, इससे r डिस्टेंस पर हमने कोई पॉइंट P कंसीडर किया हुआ है। क्लियर? तो एक पॉइंट हमने P कंसीडर किया हुआ है। इस P पॉइंट पर हमको P कर लीजिए या कोई भी पॉइंट कर लीजिए। इसको A कर लीजिए, इसको B कर लीजिए, इसको C कर लीजिए। तो C पॉइंट पर हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक, तो आप जो है ये हमारा इसको +q चार्ज मान लीजिए, इसको -q मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं आप, इधर प्लस इधर माइनस। तो आपको पता है कि +q चार्ज के कारण अगर आप इस पॉइंट C पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, तो +q चार्ज के कारण अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, तो इस लाइन ज्वाइनिंग, ये इसकी लाइन ज्वाइनिंग है। और आपको पता है लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग, अब हम ये यहाँ पर इसको मिटा दे रहे हैं, लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग और अवे, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, अवे। तो ये हो जाएगी E+q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? और ये -q चार्ज के कारण है, तो आपको पता है कि -q चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो टूवर्ड्स -q चार्ज होती है। तो ये हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड E+q ये है, E-q ये है। तो अब यहाँ से देखिए हमको क्या करना है, ये जो लाइन है, ये हमारा ये डिस्टेंस ये a है और ये डिस्टेंस मान लीजिए यहाँ पर इस पॉइंट को, आप इस पॉइंट को, मिड पॉइंट को D मान लीजिए। तो ये CD डिस्टेंस हमारी r है। CD डिस्टेंस क्या है, r। हमने यहाँ से r डिस्टेंस पर ये पॉइंट C कंसीडर किया हुआ है। अब ध्यान से देखिए, ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये -q चार्ज के कारण है, ये +q चार्ज के कारण है। तो 100% मैंने बताया है इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एडिशन और सब्सट्रैक्शन इजीली तो पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हमको डायरेक्शन लेना पड़ेगा। तो अब यहाँ से देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये जो लाइन है, इस लाइन के पैरेलल आप एक लाइन खींच दीजिए। ये देखिए, खींच दिया। ठीक है। अब ये मान लीजिए, ये जो हमारी ये +q चार्ज से +q चार्ज से आप जो है क्या करेंगे, +q चार्ज से यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है। तो +q चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर +q है, तो ये जो एंगल है इसको क्या मान लेंगे हम लोग, थीटा। तो एंगल हमने मान लिया क्या, थीटा। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल हमारा क्या होगा, थीटा। क्लियर? तो इस EQ के, इस पॉइंट C पर EQ के दो कंपोनेंट हम लोग देखेंगे। EQ के दो कंपोनेंट, क्योंकि ध्यान से सुनिएगा, हमने क्लास 11th में आपको बताया है कि अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में नहीं है,
ये ना तो हॉरिजॉन्टल में है, ये भी ना तो हॉरिजॉन्टल में है ना तो वर्टिकल में। अगर हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल में नहीं है तो हम इसके कंपोनेंट्स में इसको ब्रेक कर लेते हैं। तो ये ई क्यू है, ई प्लस क्यू है, तो इधर इसका कंपोनेंट आएगा थीटा की तरफ, आपको कंपोनेंट क्या आएगा ई प्लस क्यू कॉस थीटा, और इधर कंपोनेंट क्या आएगा ई प्लस क्यू साइन थीटा। तो अगर ये थीटा है तो ये डिस्टेंस r है, ये डिस्टेंस r है, तो देखिएगा ये डिस्टेंस, ये स्मॉल a है तो ये डिस्टेंस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगी, और ये वाली भी डिस्टेंस हमारी ये सी ए डिस्टेंस है और ये हमारी सी बी डिस्टेंस है, सी बी डिस्टेंस भी हमारी ये होगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो अगर ये दोनों डिस्टेंस इक्वल हैं तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा थीटा, तो हमारा ये एंगल भी क्या हो जाएगा थीटा। तो E माइनस क्यू के भी, जो E माइनस क्यू है हमारा, ये डिस्टेंस हम यहाँ से इरेज कर दे रहे हैं, E माइनस क्यू के भी दो कंपोनेंट होंगे, जैसे हमने E प्लस क्यू के दो कंपोनेंट लिए हैं, तो E माइनस क्यू के दो कंपोनेंट होंगे, इसको रिजॉल्व करेंगे तो इधर भी आ जाएगा E माइनस क्यू कॉस थीटा, क्लियर, और इधर आ जाएगा E माइनस क्यू साइन थीटा। तो अगर इसको हम लोग सही से रिजॉल्व करें तो ऐसे हम रिजॉल्व करेंगे, देखिए इसको ऐसे इसको देखेंगे, ये हमारा है E प्लस क्यू, ये है E माइनस क्यू, इसका कंपोनेंट थीटा की तरफ ये आएगा E प्लस क्यू कॉस थीटा, और इधर इसका कंपोनेंट आएगा E माइनस क्यू कॉस थीटा, और इसका इधर अपवर्ड कंपोनेंट इधर आएगा E प्लस क्यू साइन थीटा, और इसका इस E माइनस क्यू का इधर कंपोनेंट आएगा E माइनस क्यू साइन थीटा। ध्यान दीजिएगा माइनस क्यू प्लस क्यू ये सफिक्स के रूप में लिखे हुए हैं, ये शो कर रहा है E प्लस क्यू शो कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू चार्ज के कारण है, ये E माइनस क्यू शो कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है माइनस क्यू चार्ज के कारण है। अब ध्यान से देखिएगा, हम ई क्यू की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज ई क्यू, तो ई क्यू इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर, तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और अगला ये हम E प्लस क्यू चार्ज के कारण पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, ये भी क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखिए यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ डाउट हो सकता है, आप कहेंगे सर यहाँ माइनस क्यू है, माइनस क्यू चार्ज के कारण तो यहाँ माइनस क्यू लेना है। देखिए जो माइनस क्यू है वो केवल बता रहा है कि चार्ज हमारा माइनस है या पॉजिटिव, ये मैग्नीट्यूड के बारे में नहीं, यहाँ पर कोई रोल नहीं है। हम इस चीज़ को माइनस क्यू को, जो माइनस क्यू चार्ज है उसके कारण हम पहले ऑलरेडी ही उसकी डायरेक्शन को कंसीडर कर लिए हैं, तो इसलिए यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज लेना जरूरी नहीं है या नहीं लेते हैं। अब जरा देखिए, अगर हम बात करें ई क्यू और ई माइनस क्यू, दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में क्या है बराबर है, तो अगर हम कहें कि E प्लस क्यू साइन थीटा और E माइनस क्यू साइन थीटा ये दोनों आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे, और इक्वल होंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट आर इक्वल एंड अपोजिट, so they will cancel each other। तो इसका मतलब क्या हुआ, E प्लस क्यू साइन थीटा और E माइनस क्यू साइन थीटा ये आपस में इक्वल है, इसलिए कैंसिल कर देंगे। तो इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, जो हमारी ई नेट होगी E प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस E माइनस क्यू कॉस थीटा।
चूंकि E प्लस क्यू और E माइनस क्यू दोनों आपस में इक्वल हैं, यहाँ मैग्नीट्यूड में आपने देखा भी है, तो इसको आप कॉस थीटा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2EQ कॉस थीटा। ये इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब EQ की वैल्यू कोई भी रख दीजिए, यहाँ प्लस क्यू माइनस क्यू चाहे जो मेंशन कर दीजिए, प्लस क्यू क्योंकि मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो E नेट इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 2EQ की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² प्लस a²। ये हमारा EQ वैल्यू हो गया। और कॉस थीटा इस ट्रायंगल में देखिए, इस ट्रायंगल में इसमें, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा क्या होगा, बेस a/दिस। तो यहाँ से हम कॉस थीटा की वैल्यू लिख देंगे a/√r² प्लस a²। तो अगर हम इसको लिखेंगे तो E नेट इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QA/r² प्लस a² की पावर 3/2। तो यहाँ से ये जो हमारा 2QA है ये किसके इक्वल होगा, पहले से आपको परिचित है, ये P के इक्वल होगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r² प्लस a² की पावर 3/2। तो ये इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई इस चार्ज के कारण, सॉरी डायपोल के कारण। लेकिन हमने आपको बताया है कि थोड़ा सा इसमें एज्यूम करेंगे। क्या एज्यूम करेंगे, E नेट हमारा हो जाएगा इफ R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A, तो हमने बताया है देन r² इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a²। सो हम क्या करेंगे, a² को नेग्लेक्ट मानेंगे, तो हमारा E नेट आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r² इंटू 3/2। 2 से 2 कट गया, तो हमारा E नेट आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r³। ध्यान दीजिएगा दोनों में थोड़ा सा अंतर है। अगर परपेंडिकुलर एक्सिस पर आप देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r³ है, और अगर एक्सियल लाइन पर एक्सिस पर देखते हैं तो वहाँ पर 2P/r³ है। तो आज आपने देखा कि अगर आपके पास कोई डाइपोल है तो वो डाइपोल, उसके कारण हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारे पास फार्मूला क्या है। ये एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है। तो ये टॉपिक ये हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट टॉपिक, अगर हम किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, अगर किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होगा, इसके बारे में हम लोग देखते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो मान लीजिए कोई डाइपोल है हमारे पास, और उस डाइपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। ध्यान दीजिएगा आपके जो कोर्स में है वो है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में बात हो रही है यहाँ पर। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ये कोई डाइपोल रखा हुआ है, ये है प्लस क्यू चार्ज और ये है माइनस क्यू चार्ज। आप इलेक्ट्रिक डाइपोल में थीटा एंगल पर आप इसको रखे हुए हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो अब देन क्या होगा, अगर ये थीटा एंगल बना रहा है तो याद करिए पिछली वीडियोस में मैंने बताया था कि ये जो है प्लस क्यू चार्ज है, तो इधर पर फोर्स लगेगा QE, और प्लस क्यू चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, ये मैंने आपको बताया है। और अगर माइनस क्यू चार्ज है तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा माइनस QE। अब ध्यान से सुनिए, आपको पहले बताया भी गया है कि अगर दो फोर्सेस हैं वो इक्वल अमाउंट में हैं, तो ये दोनों फोर्सेस इस चार्ज को, या इस जो पूरा सिस्टम है, जो ये डाइपोल आपने बनाया हुआ है, आपको पता है ये डाइपोल है, ये 2a डिस्टेंस है, तो ये जो आपने बनाया हुआ है, तो इस सिस्टम को ये क्या करेगा, ये दोनों फोर्सेस कपल का जो फॉर्म कर रहे हैं, दो अपोजिट फोर्सेस, इस पूरे सिस्टम को रोटेट करके इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग लाने का प्रयास करेंगे। तो इसके कारण क्या होगा, एक कपल डेवलप होगा या एक चार्ज डेवलप होगा। जो चार्ज इस
पूरे सिस्टम को या इस डायपोल को देख रहे हैं, ये इधर खींचने का प्रयास कर रहा है, ये इधर खींचने का प्रयास कर रहा है। तो ये केवल माइनस क्यू ई डायरेक्शन बता रहा है, जो क्यू ई की डायरेक्शन है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये दोनों फोर्सेस सेम अमाउंट मैग्नीट्यूड के हैं, अपोजिट डायरेक्शन में रखे गए हैं। तो इसको अलाइन करेंगे तो यहाँ पर एक टॉर्क डेवलप होगा। टॉर्क आपने पढ़ा है, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है? टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जी हाँ, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये आपने पहले से पढ़ा हुआ है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अब यहाँ से आप टॉर्क की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो टॉर्क फोर्स का मैग्नीट्यूड हमारा क्या है? क्यू ई, और हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देखिए यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कर लीजिए। तो अगर आप यहाँ पर पहले से पॉइंट मान लीजिए, इसको ए मान ले रहे हैं, इसको बी मान ले रहे हैं, इसको सी मान ले रहे हैं, तो आपकी बी सी, ये बी सी क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी। तो बी सी निकाल लीजिए इस ट्रायंगल में, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा इनिशियली। तो यहाँ से साइन थीटा, यहाँ देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज ए बी। तो यहाँ से बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी साइन थीटा, दैट इज 2a साइन थीटा। ये वैल्यू आप यहाँ से उठा के यहाँ पर रख दीजिए। तो टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू ई इंटू 2a साइन थीटा। तो अब टॉर्क, इनके बारे में आपको पता है, 2QA के बारे में, इसको एक साथ ले लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड E साइन थीटा। तो 2QA किसके इक्वल होगा? P इज इक्वल टू 2QA। तो यहाँ से आप टाउ इज इक्वल टू लिख सकते हैं PE साइन थीटा। तो ये टॉर्क की वैल्यू है। कोई भी डायपोल अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उस पर एक टॉर्क लगता है, और वो टॉर्क PE साइन थीटा के इक्वल होता है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये टॉर्क मैक्सिमम कब लगेगा और ये टॉर्क मिनिमम कब लगेगा? तो टॉर्क मैक्सिमम कब लगेगा? जब, अब देखिए, अगर हमारा थीटा, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री रख दिया जाए, मतलब ये जो हमारा थीटा है ये हमारा डायपोल परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाए, क्योंकि ये थीटा जो है, ये थीटा क्या है? ये डायपोल जो हमारा उससे इलेक्ट्रिक फील्ड का बना हुआ एंगल है। तो थीटा अगर 90 डिग्री हो जाए तो साइन 90 कितना होता है? वेरी गुड, ये कितना होता है? 1। तो अगर यहाँ पर रख देंगे तो टाउ मैक्सिमम होगा, ये कितना हो जाएगा? PE के इक्वल होगा। अगर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाए? 0 डिग्री, तो अगर थीटा 0 डिग्री हो जाएगा तो हमारा डायपोल ऐसे होगा, और साइन 0 कितना हो जाएगा? 0, और यहाँ वैल्यू रखेंगे तो टाउ मिनिमम कितना हो जाएगा? 0। तो अगर हमारा डायपोल अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड रखा हुआ है तो उस पर कोई भी टॉर्क एक्ट नहीं करेगा, और अगर डायपोल हमारा परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड रखा है तो वो वहाँ पर क्या हो जाएगा? उस पर मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। तो यहाँ पर एक चीज़ और नोट करिएगा, क्या कि अगर जो है हमारा डायपोल, अगर हमारा डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ना रखकर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो ध्यान दीजिएगा, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो उस पर क्या एक्ट करता है? केवल और केवल फोर्स एक्ट करता है, और ये फोर्स उस डायपोल को रोटेट कराने का प्रयास करता है। मतलब ये जो फोर्स एक्ट कर रहा है, सॉरी, अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है तो ये दोनों फोर्स मिलकर टॉर्क बना लेते हैं, और टॉर्क इसको क्या कराने का प्रयास करता है? रोटेट कराने का प्रयास करता है। तो यहाँ पर केवल और केवल इस केस में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में, केवल और केवल रोटेटरी मोशन पॉसिबल है। कौन सा मोशन पॉसिबल है? रोटेटरी मोशन पॉसिबल है। लेकिन अगर वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, अगर वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो यहाँ पर रोटेटरी मोशन के साथ साथ ट्रांसलेटरी मोशन भी पॉसिबल हो सकता है। आपसे पूछता है, कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि अगर वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तब क्या होगा? तो देखिए, अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए हम यहीं पर आपको समझाते हैं कि यहाँ पर जो पॉइंट B है और ये हमारा जो पॉइंट A है, मान लीजिए यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है इस पॉइंट पर, तो यहाँ पर हमारा QE1 हो जाएगा,
और यहाँ पर हो जाएगा QE2। अब क्या होगा, ये QE1 और QE2 चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तो हो सकता है यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा हो, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो। तो अगर QE1 अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है तो QE1 की वैल्यू मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो जाएगा और QE2 का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। तो ये रोटेट करने के साथ साथ इसका जो है ट्रांसलेटरी मोशन भी होगा, मतलब अगर ये ज़्यादा मैग्नीट्यूड है तो पूरा का पूरा डायपोल सिस्टम भी आगे बढ़ेगा, मतलब ये ऐसे रोटेट करते समय ये आगे भी मूव कर सकता है, क्योंकि ये QE1 बड़ा है QE2 से, तो QE1 बड़ा है तो इसको खींचेगा भी, और साथ ही साथ चूंकि यहाँ पर टॉर्क डेवलप हो रहा है, ये एक क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज की डायरेक्शन कुछ डेवलप हो रही है तो इसको रोटेट भी कराएगा। तो मतलब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेटरी प्लस ट्रांसलेटरी बोथ मोशन क्या है, पॉसिबल है। तो यहाँ पर अगर कोई भी अगर कोई भी डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो